बुढ़ापे में आप ही लोग से सब काम पड़ने वाला है हम लोगों का। अभी का जो पीरियड आया था, ऑक्सीजन की इतनी सारी कमी हो गई थी, मगर हम फैकल्टीज़ को प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में, तो जो भी चाहिए वो हो जाता है। इसीलिए फैकल्टीज़ भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स तैयार हो जाएं, जो कि अपने स्टूडेंट्स हों। क्या बात सुनेंगे ना कि मैं बोलूँगा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करा दीजिए, तो एम्स में रहेंगे तो आसानी से करा देंगे। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। नॉमेनक्लेचर आया था कुछ कुछ समझ में? आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम। तो अगर कोई पार्ट हमारा छूट भी जाता है इसमें, तो इस टॉपिक को मैं अच्छे से कराऊंगा। तो जो पार्ट बच गया उसको हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे, बट आई विल नॉट लीव एनीथिंग हियर। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ये हो गए आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। Isomerism, this is classified under two heads. Structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism, the compounds having same molecular formula but having different structures. And stereoisomerism, compounds having same molecular formula but having different orientation in space. स्पेस में ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट है तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म हो गया, और स्ट्रक्चर ही अगर चेंज कर गया देन दैट विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे सपोज मेरे हाथ की जगह पर मेरा पैर लगा दीजिए और पैर की जगह पे हाथ लगा दीजिए। डॉक्टर से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कौन सा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया। अब एक केस में सपोज मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे रखा हूं और एक दूसरे केस में ऐसे रख दिया, तो अंतर क्या है? स्ट्रक्चर तो वही है, जहां पर हाथ है वहीं पर है, जहां पे पैर है वहीं पर है, बस चेंज क्या हुआ? स्पेस में आपस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। सो दिस विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात आई सबको समझ में? अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर में हम लोगों को जो जो पढ़ लेना है यहां पर, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, and sixth tautomerism.
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर में ये 6 आइसोमेरिज्म देखना है। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, and conformational isomerism। तो आइसोमेरिज्म के अंदर में इतना कुछ हमें पढ़ना है। नाउ स्टार्टिंग विथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशंस में नहीं जाना है हमें। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन, और द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच कैन एग्जिस्ट बोथ इन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। चेन आइसोमेरिज्म एल्केन्स में कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? 4। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन will have only one structure, और मीथेन, इथेन और प्रोपेन के लिए चेन आइसोमर्स हम नहीं लिख सकते। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इसको चाहे हम कैसे भी लिखें, इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर एक ही आएगा। इसका एक ही आयुपेक नेम होगा मीथेन। इसके लिए चाहे हम कैसे भी लिखें इथेन, इसके लिए चाहे कैसे भी लिखें प्रोपेन। So chain isomerism in alkanes starts from butane। ब्यूटेन के लिए 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। एक अगर बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लिख लें, दिस इज ब्यूटेन, इसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन। आयुपेक नेम की अगर बात करें, 2 मिथाइल प्रोपेन, एंड इट्स कॉमन नेम इज आइसोब्यूटेन। आइसो प्रीफिक्स कब लगाते हैं? जब सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए ब्रांच के फॉर्म में। तो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अगर ब्रांच के फॉर्म में आ गया, दैट विल बी आइसोब्यूटेन, और वहां पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे आइसो। तो ये तो हो गया फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। वैसे ही अगर हम बात कर लें यहां पर C5H12 पेंटेन, पेंटेन के लिए कितना चेन आइसोमर्स लिख सकते हैं? एक बिल्कुल स्ट्रेट में लिख लें, ये हो गया एन पेंटेन। आइसोपेंटेन, और ये हो गया नियोपेंटेन। So for butane we have 2 chain isomers, for pentane we have 3 chain isomers। नियो प्रीफिक्स कब लगता है? जब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए ब्रांच के फॉर्म में।
What is primary carbon? Carbon which is attached with one alkyl group और जीरो alkyl group. कार्बन या तो एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है या जीरो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है. दैट विल बी प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन. और प्राइमरी कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन. वैसे ही कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप के साथ है तो सेकेंडरी, 3 के साथ है तो टर्शियरी, और कार्बन 4 एल्काइल ग्रुप के साथ है तो क्वाटरनरी. क्वाटरनरी हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक बार क्वाटरनरी कार्बन है तो उसका चारों वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. अब जैसे मैं आपसे पूछ दूं यहां पर आइसोपेंटेन, तो ये क्या बच्चे? हाँ, टोटल कितने कार्बन है? ठीक है. ये देखिए CH3, ये वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? कार्बन अटैच्ड विथ 1 कार्बन विल बी प्राइमरी. ये कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, 3 कार्बन मतलब 3 एल्काइल ग्रुप, सो दिस विल बी टर्शियरी. ये कार्बन 2 कार्बन के साथ सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी. मतलब CH3 मिथाइल वाले जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे दे विल बी 1 डिग्री हाइड्रोजन्स. मिथाइल हाइड्रोजन्स विल बी 1 डिग्री. कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये सिर्फ एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के साथ सेटिस्फाई हुआ है. वैसे CH2 वाले जो हाइड्रोजन्स होंगे दे विल बी सेकेंडरी हाइड्रोजन्स. CH वाला जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा टर्शरी हाइड्रोजन. नियोपेंटेन में अगर आपसे हम पूछ दें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, कितने टर्शरी हाइड्रोजन है, क्या होगा आंसर? फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, यही मिस्टेक होता है. क्वेश्चन क्या है? कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, कितने टर्शरी हाइड्रोजन है. तो यहां तो सारे हाइड्रोजन ही मिथाइल हाइड्रोजन्स हैं, एंड मिथाइल हाइड्रोजन्स आर प्राइमरी हाइड्रोजन्स. So in this case we have 12 primary hydrogen and secondary and tertiary hydrogen का नंबर है 0. Is this clear to all of you? अब एक चीज देखिए यहां पर, जैसे सपोज मैं यहां पे लिख दूं इथेन. इथेन में कितने तरीके का हाइड्रोजन है हमारे पास? CH3 वाले हाइड्रोजन प्राइमरी होते हैं, एक ही तरीके का हाइड्रोजन है यहां पर. अब सपोज मैं आपसे बोल दूं यहां पे कि यहां से आप एक हाइड्रोजन हटाइए और उसकी जगह पर एक क्लोरीन लगाइए, और फ्रॉम इथेन वी हैव टू प्रिपेयर मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट. तो कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दें, इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो इथेन. वैसे ही अगर यहां से भी हम हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते हैं, अभी भी इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो इथेन. एक ही आयुपैक नेम, मतलब एक ही कंपाउंड. सो इफ एन एल्केन कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, एल्केन में अगर एक ही तरीके का हाइड्रोजन है तो उससे कितना मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है? ओनली 1. लिख लीजिए इसको. इफ एन एल्केन कंटेन्स only 1 type of hydrogen atom, if an alkane contains only 1 type of hydrogen atoms, then it can form only 1 monosubstituted product. Then it can form only 1 monosubstituted product. एक क्वेश्चन लिखिए. Of the 3 isomers of pentane,
of the three isomers of pentane which will form only one monosubstituted product, which will form only one monosubstituted product. यहां पे है ये तीनों आइसोमर्स, इसमें कितने तरीके का हाइड्रोजन्स हैं? CH3 वाले प्राइमरी हो गए, CH2 वाले सेकेंडरी हो गए। आइसोपेंटेन में तो तीनों तरीके का हाइड्रोजन है, नियोपेंटेन में सिर्फ एक ही तरीके का हाइड्रोजन है, ऑल आर प्राइमरी हाइड्रोजन्स। और सिंगल मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने का कंडीशन क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट, सो आंसर विल बी नियोपेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स, द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स present in hexane will be, number of chain isomers present in hexane will be, चलिए आइयूपैक नेम बताते जाइएगा मुझे। सबसे पहला मैं बिल्कुल स्ट्रेट लिख लूं, क्या नाम हो गया इसका? हेक्सेन। क्या हो गया? आइयूपैक नेम। एक कार्बन का ब्रांच मतलब मिथाइल, ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। जब तक डिफरेंट आइयूपैक नेम मिल रहा है मतलब डिफरेंट आइसोमर बन रहा है। क्या बच्चे? 4, 5, ठीक है, ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और लिख सकते हैं क्या? फिर से बोलिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं यहां पर 3rd कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दूं, यही बोल रहे हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चे? नोमेनक्लेचर में। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन। और किसी के मन में कुछ भी आ रहा है तो बोलिए, जब पूछेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। एल्केन की बात हो रही है अभी, साइक्लो एल्केन्स की नहीं। कहां पे लिखना चाह रहे हैं बताइए? कौन से कार्बन पे इथाइल लगा दें? हाँ, कौन से कार्बन पे इथाइल लगा दें वो बताइए आप। सेकंड पे लगा दें। ये कितना हो गया? 4 कार्बन, 5 और 6। डिसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सा हो गया? यही हो गया
1 2 3 4 5, क्या नाम हो गया इसका? 3 मिथाइल पेंटेन। समझ गए? तो इसके लिए किसका रिक्वायरमेंट है? प्रैक्टिस। मगर आप लोग निट वाले हैं तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 3 का बस याद रखिए। ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर्स होते हैं? 2, पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5। क्लियर? नेक्स्ट लिख लीजिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। The compounds having same molecular formula, the compounds having same molecular formula but having different position of the functional group, the compounds having same molecular formula but having different position of the functional group. तो सब कुछ सेम होगा, बस लोकेंट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होगा। जैसे हम आपसे बोल दें प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन। बस डिफरेंस क्या आ रहा है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। वैसे ही हम यहां पे लिख सकते थे ये हो गया ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। इन केस ऑफ एल्कीन्स डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे बस डबल बॉन्ड का लोकेंट पोजीशन चेंज किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह पर सेम है। सो दिस 2 आर एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। वैसे ही अगर हम लिख दें यहां पर नाम बताइए, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, कॉमन नेम ऑर्थो। बेंजीन के पास अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं तो उस केस में कॉमन नेम में हम ऑर्थो, मेटा और पैरा भी यूज करते हैं। अगर ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशन पर है तो ऑर्थो। सो दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। वैसे ही ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ग्रुप्स अगर ऑपोजिट साइड में है ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो के केस में लोकेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप ये होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा के केस में लोकेंट पोजीशन 1,3 और पैरा के केस में 1,4। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए अब इसी में थोड़ा सा खेलते हैं हम लोग। सपोज ऑर्थो में हम आपसे बोल दें बेंजीन में आपको पता है हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन तो अटैच होता ही है। तो जहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा है मतलब वहां पर एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब सपोज हम आपसे बोल दें यहां पर कि आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पर एक क्लोरीन लगाना है। यही काम आपको यहां भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। तो ऑर्थो से कितने कंपाउंड्स बनेंगे, मेटा से कितना बनेगा, पैरा से कितना बनेगा। मतलब ऑर्थो डाइक्लोरिनेटेड से ट्राइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, ट्राइक्लोरिनेटेड बेंजीन कितना बनेगा। वैसे ही मेटा डाइक्लोरिनेटेड से ट्राइक्लोरिनेटेड बेंजीन कितना बनेगा, और पैरा डाइक्लोरो से ट्राइक्लोरिनेटेड बेंजीन कितना बनेगा। मतलब हर जगह पे आपको ट्राइक्लोरिनेटेड बेंजीन बनाना है। ऑर्थो से, मेटा से और पैरा से कितना कितना बनेगा। हैंड रेस कीजिए।
हाँ बोलिए बच्चे, अनन्या। वेरी गुड, एक्सेलेंट। यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर तीसरा क्लोरीन हम यहां पे लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइक्लोरिनेटेड बेंजीन। तो एक तो यहां पर 1 2 3 लोकेंट पोजीशन आ सकता है। तीसरा क्लोरीन अगर हम यहां पे लगा दें क्या हो जाएगा, ये 1 2, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 4, सम ऑफ लोकेंट पोजीशन हैज टू बी लीस्ट। तो दूसरा जो लोकेंट पोजीशन आया 1 2 4। तीसरा क्लोरीन अगर हम यहां पे लगा दें क्या हो जाएगा, ये फिर से 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्लोरीन अगर हम यहां पे लगा दें, सॉरी यहां पे अगर लगाएंगे तो क्या होगा, ये 1 2 4। तीसरा क्लोरीन यहां पे लगा दिए 1 2 3, तो दो ही लोकेंट पोजीशन निकल करके आ रहा है यहां पर, 1 2 3 एंड 1 2 4। वैसे यहां पे चेक कीजिए, तीसरा क्लोरीन अगर हम यहां पे लगा दें क्या हो जाएगा, ये 1 2 3। तीसरा क्लोरीन अगर हम यहां पे लगा दें क्या हुआ, 1 2 4। तीसरा क्लोरीन अगर हम यहां पे लगा दें क्या नाम हो जाएगा, 1 3 5। और तीसरा क्लोरीन अगर हम यहां पे लगा दें 1 2 4, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन। तो मेटा से कितने बन रहे हैं, 3। वैसे ही पैरा लास्ट चेक कीजिए इसको, यहां पे अगर क्लोरीन लगा दें 1 2 4, यहां पे लगा दिए अगेन 1 ये है ना, ये पैरा है। पहला हमने यहां पे देख लिया, कौन सा हो गया ये 1 2 4। यहां पे लगा दिए अगेन 1 2 4, यहां पे लगा दिए 1 2 4, यहां भी लगा दें 1 2 4। तो यहां पर एक ही लोकेंट पोजीशन आएगा एंड दैट इज 1 2 4। तो पैरा से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कितना बनेगा, 1। मेटा से 3 और ऑर्थो से 2। कुछ कुछ आई बात समझ में? अब समझ गए हैं तो तुरंत तुरंत आंसर दीजिएगा मुझे। जैसे मैं लिख दूं यहां पर इथेन, इथेन में सपोज आपको बोल दें कि इसमें 2 हाइड्रोजन हटाइए और 2 क्लोरीन लगाइए, कितना प्रोडक्ट? बस लोकेंट पोजीशन के सम में टर्म्स में आंसर दीजिए। क्या क्या नाम हो सकता है 2 क्लोरीन अगर लगाएंगे तो, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, और एक हो सकता है 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 2 ही बन सकता है। CH3 CH CH Cl2, एक तो ये बन सकता है, सॉरी इथेन से देख रहे थे हम लोग, CH3 CH Cl2, और एक हम लिख सकते हैं यहां पे CH2Cl CH2Cl। हम लिख दें यहां पर प्रोपेन, इससे डाइक्लोरिनेटेड बनाना है, कितना बना सकते हैं, 4। एक तो हम यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH Cl2, क्या हो जाएगा ये 1 1 डाइक्लोरो प्रोपेन। एक हम यहां पे लिख सकते हैं CH3 CCl2 CH3 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। एक हम लिख सकते हैं यहां पर CH2Cl CH2
CH2Cl, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। और क्या बच गया? CH2Cl, CHCl, CH3, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 1,1, 2,2, 1,3 एंड 1,2, यही लोकेंट पोजीशन आ सकता है यहां पे। तो डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आएगा तो इसी तरीके का आएगा। चलिए आप बताइएगा बच्चे, सपोज बेंजीन से आपको एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाएंगे? बेंजीन से मोनोक्लोरिनेटेड बेंजीन एक ही बनेगा, कहीं भी लगाएंगे उसका लोकेंट पोजीशन क्या होगा? 1। डाई क्लोरिनेटेड अगर पूछ दिया तो डाई के लिए 2 ग्रुप लगता है तो 3 बनता है, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। तीसरे पे हम लोग आ जाए, मेटामेरिज्म। ये सब अगर क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी लॉलीपॉप क्वेश्चंस। एक बार पढ़ लिया, गलती फिर होना ही नहीं है। लिख लीजिए इसमें, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला having different arrangement of alkyl group, having different arrangement of alkyl group around polyfunctional group, having different arrangement of alkyl group around polyfunctional group। ठीक है। मेटामेरिज्म, दिस इज मेनली एग्जिबिटेड in case of ethers and amines। तो सबसे पहले मेटामर्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। बस अंतर कहां पर आएगा? यहां पर ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। मैं एक लिख दूं यहां पर, डाइथाइल ईथर। आयुपेक नेम की बात करें, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। और एक दूसरा लिख दें यहां पे, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये C3H7 भी है, इसको भी हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो स्ट्रेट में लिख सकते हैं, एक ब्रांच में लिख सकते हैं, वो दूसरी बात है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए, क्या है यहां पर? C4H10O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह पर सेम है, दोनों जगह पे फंक्शनल ग्रुप भी सेम है ईथर, सिर्फ अंतर कहां पर आया? इन द अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये दोनों क्या हो गए? मेटामर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, ओनली अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप विल बी डिफरेंट। वैसे ही अमीन्स में सपोज हम लिख दें सेकेंडरी अमीन्स, एक हम इस तरीके से लिख दिए NH
और एक हम लिख दें यहां पर भी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, ये हो गया C4, 4 कार्बन है हमारे पास, 11 हाइड्रोजन्स हैं और एक नाइट्रोजन है। तो दोनों जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों जगह पर सेम है, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो दोनों ये सेकेंडरी अमीन है। नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 2 अल्काइल ग्रुप्स आर सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन्स का जनरल आयुपैक नोमेनक्लेचर ये होता है एन अल्काइल एल्केन अमीन। दिस इज जनरल आयुपैक नोमेनक्लेचर फॉर सेकेंडरी अमीन्स। जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है उसको हम नाइट्रोजन के साथ लिखते हैं, जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है उसको नाइट्रोजन के साथ, जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसको एल्केन अमीन के साथ। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल इथेन अमीन। दोनों जगह पे एल्काइल ग्रुप तो सेम ही है, तो एक को नाइट्रोजन के साथ, दूसरे को एल्केन अमीन के साथ। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। ठीक है, मेटामेरिज्म आ गया समझ में। मेटामेरिज्म में ओनली अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप विल बी डिफरेंट अराउंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। The compounds having same molecular formula, the compounds having same molecular formula which can exist both in open chain which can exist both in open chain or cyclic chain are ring chain isomers. The compounds having same molecular formula which can exist both in open chain and cyclic chain are ring chain isomers. Alkenes, इसी में आगे लिख लेंगे, alkenes exhibits ring chain isomerism. Alkenes exhibits ring chain isomerism with cycloalkanes. एल्कीन हो या साइक्लोएल्केन हो, दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। CnH2n। अब जैसे सपोज मैं एक लिख दूं यहां पर ओपन चेन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब इसके रिंग चेन आइसोमर की अगर हम बात करेंगे, या इसी को सिंपली हम ऐसे भी दिखा सकते थे, क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोप्रोपेन।
तो प्रोपीन का रिंग चेन आइसोमर हो गया साइक्लोप्रोपेन। वैसे ही C4H8 ये हो गया ब्यूटीन के लिए। ब्यूटीन के लिए कितना साइक्लिक फॉर्म लिख सकते हैं? तो एक तो हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। और ये हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो C4H8 के लिए दो साइक्लिक फॉर्म, साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। वैसे C3H6 के लिए एक ही साइक्लिक फॉर्म लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ दूं कि C5H10 इसके लिए कितना साइक्लिक फॉर्म लिख सकते हैं? C5H10 के लिए कितना साइक्लिक फॉर्म्स? मैथ्स नहीं लगाना है, किसके लिए एक, किसके लिए दो, तो उसके लिए तीन, वैसा नहीं। लिखने का प्रैक्टिस करना है। कितना आ गया बच्चे? एक तो हम यहां पे सबसे पहले ये हो गया साइक्लोपेंटेन। वैसे ही हम लिख सकते थे यहां पे मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। एक हम लिख सकते हैं यहां पे इथाइल साइक्लोप्रोपेन। और बताइए, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और एक हम लिख सकते हैं यहां पे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। वन टू डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो टोटल कितना फॉर्म्स लिख पाए? 5। दिस इज प्रीवियस ईयर IIT advanced question. The number of cyclic forms that can be written for C5H10 excluding stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म अभी काउंट नहीं करना है। तो एक डबल बॉन्ड अगर लगा करके हम सबका वैलेंसी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो एक साइकिल बना करके भी सबका वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी बेसिस पर हम बोलते हैं दैट वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन साइकिल। वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन साइकिल। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स जहां भी निकालने के लिए आएगा, वहां पर यह सब इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज कर गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या चेंज करेगा? फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। लिख लीजिए, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला, अल्कोहल एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ ईथर। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर। मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं यहां पर, C2H5OH और एक लिख दिए CH3OCH3। दोनों जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए, C2H6O, यही है। तो दोनों जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दिस टू विल बी फंक्शनल आइसोमर्स। वैसे ही हम लिख दें यहां पर इतने पार्ट को कॉमनली क्या बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर अगर CH2 लग गया तो इसको कॉमनली क्या बोलेंगे? कॉमन नेम्स में हम लोग कुछ यूज करते हैं, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। देखिए, सॉरी, ये देखिए, हमने लिख दिया इथीन। इथीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें, अब ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं कॉमनली? विनाइल। जैसे यहां पे क्लोरीन लगा दिया, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वैसे ही यहां पर OH लगा दिए, विनाइल अल्कोहल। वैसे ही अगर हम लिख दें प्रोपीन, अब प्रोपीन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, किधर से? फ्रॉम द मिथाइल साइड, CH3 वाले साइड से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, तो ये हो जाएगा एलाइल। वैसे भी एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन एडजेसेंट टू डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट पोजीशन होता है उसी को हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो ये दोनों आया समझ में, विनाइल एंड एलाइल। हम लिख दिए यहां पर मिथाइल बेंजीन और टॉल्वीन। अब यहां पर मिथाइल में से एक हाइड्रोजन हटा दें, ये हो गया बेंजाइल। जैसे यहां पर OH लगा दिए तो बेंजाइल अल्कोहल, क्लोरीन लगा दिए बेंजाइल क्लोराइड। पूरे बेंजाइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इतने पार्ट का बेंजीन में से क्या किए? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाए और उसकी जगह पर CH2 लगा दिए, तो ये फिनाइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 और साथ में ये CH2 ऐड हो गया, क्या हो गया? C7, नहीं, एक हाइड्रोजन हटाया है हमने यहां पे, उसी की जगह पे CH2 लगाया है, तो C6H5 प्लस CH2, C7H7। ये किसका फॉर्मूला होगा? बेंजाइल का। वैसे ही मिथाइल बेंजीन में से दो हाइड्रोजन हटा दें, अब यहां पर दो अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है,
तो साथ में या तो डबल बॉन्ड आएगा या दो सिंगल बॉन्ड्स आएंगे। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं कॉमनली? बेंजल। जैसे अगर CHO लगा है तो कॉमनली उसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो CH वाले पार्ट में ऑक्सीजन लग गया, बेंजल्डिहाइड। वैसे ये भी जो हाइड्रोजन है इसको भी हटा दें, और बेंजीन के साथ जो कार्बन है इसका 3 अनसैटिस्फाइड वैलेंसी। बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं। अब ये वाले पार्ट को कॉमनली क्या बोलते हैं? बेंजो। जैसे यहां पर COH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कॉमनली नाम क्या हो जाता है? बेंजोइक एसिड, बेंजोफेनॉन। बिल्कुल सही, समझ गए? तो कॉमन नेम में इतने का यूज आपको बहुत आएगा: विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। चलिए, तो यहां पर हम लोग देख रहे थे ये बेंजाइल अल्कोहल। इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? एनिसोल। ठीक है, दोनों जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए। C6H5 में OCH3 ऐड हो गया, तो C7H8O। वैसे यहां पर भी अगर देखेंगे तो C7H8O। यहीं पे क्वेश्चन लिख लीजिए। How many structural isomers can be written? How many structural isomers can be written? Having benzene ring, with molecular formula C7H8O। क्या आंसर होगा? 2 अगर आंसर होता तो मैं ये क्वेश्चन ही नहीं देता। 2 तो मैंने लिखा ही है सामने। ये 2 तो लिखा ही है, और आपको सोचना और कुछ लिख सकते हैं। जैसे आपको क्या पता है कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है। ये सारे हाइड्रोजन है एक एक यहां पर। तो एक हाइड्रोजन को अगर हम यहां से यहां ले जाएं और उसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप को लगा दें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, मगर कंपाउंड बदल गया। क्या हो गया? ये OH CH3 ऑर्थोक्रेसॉल और 2 मिथाइल फेनॉल। अब एक बार डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गया, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए तो 3 बनता ही है बेंजीन के केस में, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। तो एक यहां पर इसका मेटा फॉर्म भी लिख सकते हैं और एक पैरा फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितने कंपाउंड्स बन जाएंगे यहां पे? 5। क्लियर? चलिए, तो अल्कोहल का हमने फंक्शनल आइसोमर देख लिया, ईथर।
सेकंड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है कीटोन। एल्डिहाइड्स एग्जिबिट्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ कीटोन्स। जैसे हम लिख दें यहां पर CH3 CH2 CHO, ये हो गया प्रोपनल। ये हो गया एसीटोन और प्रोपनॉन। दोनों जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। So aldehydes will exhibit functional isomerism with ketones. Third, carboxylic acid exhibits functional isomerism with, ये भी हट गया था क्या 12th बोर्ड से, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड exhibit functional isomerism with ester. जैसे मैं लिख दूं एसिटिक एसिड, कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिलिक आ गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहीं पर अगर हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन की जगह पर ये मिथाइल ग्रुप पोजीशन दोनों का इंटरचेंज कर लें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रह जाएगा, मगर अब यहां पे कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, अल्कोक्साइड, मतलब एस्टर बन जाएगा। तो इसके लिए जो फंक्शनल आइसोमर होगा ये हो गया मिथाइल मेथनोएट। वैसे ही अगर मैं यहां पे लिख दूं प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इसकी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितना एस्टर लिख पाएंगे? एक तो हम पूरा क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप का और हाइड्रोजन को इंटरचेंज कर ले, तो ये हो गया HCO C2H5, ये हो गया इथाइल मेथनोएट। और क्या कर सकते थे, ये इथाइल का जो CH2 है इसको हाइड्रोजन के साथ लेते जाएं तो CH2 और ये हाइड्रोजन मिलके भी अल्काइल ग्रुप बन जाएगा मिथाइल, वहां भी एक एस्टर बन जाएगा। तो दूसरा जो हम यहां पे लिख सकते थे CH3 COO CH3, ये हो गया मिथाइल एथनोएट। समझ गए? Cyanide, this exhibits functional isomerism with isocyanide। जैसे हमने लिख दिया RCN and RNC। Nitroalkanes, this exhibits functional isomerism with alkane nitrides। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 और नाइट्राइट होता है ONO। Alkynes exhibits functional isomerism with dienes। जैसे हम एक लिख दें यहां पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, और एक हम लिख दें यहां पे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। दोनों जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए, C3H4।
So alkynes will exhibit functional isomerism with dienes. और एक ट्रिपल बॉन्ड लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दो डबल बॉन्ड लगा करके भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगा. और इसी बेसिस पर हम बोलते हैं दैट वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू टू डबल बॉन्ड्स. वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू टू डबल बॉन्ड्स. लास्ट हम इसमें देख लेंगे प्राइमरी अमीन. दिस एग्जिबिट्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ सेकेंडरी अमीन एंड दिस एग्जिबिट्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ टर्शरी अमीन. सो amines exhibits functional isomerism among themselves. हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 NH2. ये हो गया प्रोपेन अमीन. नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के पास एक एल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया प्राइमरी अमीन. वैसे ही हम एक लिख दें नाइट्रोजन के पास दो एल्काइल ग्रुप मतलब सेकेंडरी अमीन. एन मिथाइल इथेनमीन. नाइट्रोजन के पास तीन एल्काइल ग्रुप मतलब टर्शरी अमीन. इसका नाम क्या हो गया लास्ट वाले का? नाम NN डाइमिथाइल मिथेनमीन. बोर्ड्स में केमिस्ट्री का पेपर ठीक आया था? कौन सा सबसे डिफिकल्ट आया? इनऑर्गेनिक नहीं, मैं ऐसे सारे में पूछ रहा हूँ. फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स. वैसे भी बायो वाले बच्चों का दुखती रग फिजिक्स ही होता है. यहां तक कुछ कुछ याद हुआ बच्चे? एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? कीटोन. चीटिंग नहीं कराना है. चलिए, तो अब लास्ट देख ले इसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म. मैंने आप लोग को बताया है कि ये टॉपिक हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे. तो जो भी वैसे टॉपिक्स आएंगे जिससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे. उसमें ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स है तो आज ही मैं पूरा करा दूं, वैसा नहीं होगा बिल्कुल भी. तो यहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, बैठेंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ आधा अधूरा सा पढ़ा है. तो पूरा ही सिलेबस केमिस्ट्री का तो मेरी तरफ से गारंटी है. जो आ सकता है वो पूरा का पूरा होगा आपके बैच में. टॉटोमेरिज्म, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोमेरिज्म और दिस इज ऑल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म.
नाम सब प्यारा प्यारा आएगा, ट्रॉपिज्म टर्निंग ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल आता है। वैसे ही शॉर्ट टर्म कोर्स है, मैं वैसा चीज बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा जहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए लिखे इसको। दिस इज अ स्पेशल टाइप, दिस इज अ स्पेशल टाइप of functional isomerism. This is a special type of functional isomerism. Here the functional group changes. Here the functional group changes due to migration of hydrogen atom. Here the functional group changes due to migration of hydrogen atom. And the tautomers are always present, and the tautomers are always present in dynamic equilibrium, and the tautomers are always present in dynamic equilibrium. तो टॉटोमेरिज्म क्या है? यह भी एक तरीके का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, मगर यहां पर फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से चेंज करेगा? हाइड्रोजन के माइग्रेशन के कारण। तो सिर्फ हाइड्रोजन के माइग्रेशन के कारण अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज कर गया, then that will be tautomerism and not functional isomerism. Tautomers are always present in dynamic equilibrium, मतलब एक फॉर्म कंटिन्यूअसली दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेगा। So here the functional group changes due to migration of hydrogen atom, and migration of hydrogen ये मेनली दो तरीके से होता है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं यहां पे डायड सिस्टम, दिस इज मोर कॉमनली नोन एज 1-2 माइग्रेशन। वन टू माइग्रेशन। In this hydrogen atom migrates, in this hydrogen atom migrates from position 1 to position 2. Here hydrogen atom migrates from position 1 to position 2 across double bond. और अक्रॉस जैसे हम यहां पे लिख दें HC ट्रिपल बॉन्ड, एंड डायड सिस्टम इज वेरी रेयर, एंड फॉर दिस वी हैव मेनली वन एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन जिस एटम के साथ अटैच्ड है ये होगा पोजीशन 1, और मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस जो दूसरा पोजीशन है दैट इज पोजीशन 2। तो जहां पे डबल बॉन्ड आपने लिखा है वहां पे मल्टीपल बॉन्ड लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन माइग्रेट्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 across multiple bond. अब देखिए हाइड्रोजन अगर पोजीशन 1 को छोड़ के पोजीशन 2 के पास चला गया, मतलब कार्बन के साथ जहां पे बॉन्डिंग था अब नाइट्रोजन के साथ अगर आ गया, देन फंक्शनल ग्रुप विल चेंज, होगा ये, और यहां पे साइनाइड विल गेट कन्वर्टेड टू आइसोसाइनाइड, और ये फंक्शनल ग्रुप सिर्फ किसके कारण चेंज हुआ? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो HCN एंड HNC will be example of tautomers.
मगर यहीं पे सपोज हम एक केस में लिख देते RCN और एक केस में लिख दिए RNC, या एक केस में बेंजीन के साथ लगा दिए साइनाइड और एक केस में बेंजीन के साथ लगा दिए आइसोसाइनाइड, क्या यहां पे फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के माइग्रेशन के कारण चेंज हुआ है? नहीं। तो ये दोनों क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। सो ऑल साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स एक्सेप्ट HCN and HNC, which will be tautomers. चलिए, टॉटोमेरिज्म इसमें सबसे कॉमन जो होता है और जहां से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ट्रायड सिस्टम। अब डायड सिस्टम पढ़ लिया तो ट्रायड का मतलब तो आ ही गया समझ में। यहां पर क्या होगा? here hydrogen will migrate from position 1 to position 3 across multiple bond। और ट्रायड सिस्टम में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। एक हम लिख दें यहां पर एसीटोन। अब कीटोन्स के केस में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसी को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा दे विल बी अल्फा कार्बन्स। द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप विल बी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में बस क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लेंगे। द अल्फा हाइड्रोजन दिस हैज टू माइग्रेट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन अगर कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन के साथ लग गया तो यहां पर तो आ गया OH ग्रुप, और इसका वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। यह बन गया इसका टॉटोमर। जहां पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म, और जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH ग्रुप आ गया इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। डबल बॉन्ड के लिए इन, OH के लिए ऑल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक बार OH आ गया तो वो इनॉल फॉर्म होगा। हाँ, नहीं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं एक्चुअली। यहां पर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन का शिफ्ट होना है। शिफ्ट कैसे होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप एक बार है तो ये तो पोलर ग्रुप है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, इस पे आ गया प्लस, तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और जो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा वो यहां पे अटैच होगा। तो कौन से हाइड्रोजन को निकलना है, एसिडिक हाइड्रोजन को, और एसिडिक हाइड्रोजन जनरली कौन होता है, अल्फा हाइड्रोजन्स। So here alpha hydrogen has to migrate from position 1 to position 3 across multiple bond। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर कि ये कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कीटो। क्यों, रेजोनेंस। वैसे भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव कंपाउंड। क्यों,
क्योंकि वहां पे बल्कीनेस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, कोई ग्रुप अटैच नहीं कर पाता। और दूसरा एल्काइल ग्रुप का प्लस आई के कारण कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाता है। और वैसे भी सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इनॉल फॉर्म में एक तो रिएक्शन मल्टीपल बॉन्ड पे हो सकता है और एक OH तो अपने आप में फंक्शनल ग्रुप ही है, तो यहां भी रिएक्शन होगा। और हियर वी हैव 2 रिएक्टिव साइट्स, जबकि कीटोन के केस में एक ही रिएक्टिव साइट है। तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इनॉल। मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कीटो। तो कोई कंपाउंड अगर कीटो और इनॉल दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंपाउंड का मेजर प्रोपोर्शंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कीटो फॉर्म में। सो जनरली कीटो कंटेंट विल बी ग्रेटर देन 50% एंड इनॉल कंटेंट विल बी लेस देन 50%। लिख लीजिए, आउट ऑफ कीटो एंड इनॉल, out of keto and enol, generally keto form is more stable. Generally keto form is more stable. But there are certain exceptions. But there are certain exceptions where enol form is more stable, but there are certain exceptions where enol form is more stable than keto form, where enol form is more stable than keto form. एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और उस कंपाउंड का 99.9% इनॉल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। नाम बता सकते हैं? नाम में ही इनॉल लगा हुआ है, फेनॉल। यहां भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH आ गया, मतलब इनॉल फॉर्म है। अब इसका अगर हम कीटो फॉर्म लिखें तो कीटो फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे? इनॉल से कीटो में जाने के लिए हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन को शिफ्ट करा देंगे फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन यहां पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो इसका कीटो फॉर्म बन गया यही बन गया। अब यहां पर बताइए इनॉल फॉर्म के ज्यादा स्टेबल होने का क्या कारण है? बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहां पे क्या आ गया? बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन इज एरोमेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो फेनॉल का इनॉल फॉर्म के ज्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है? एरोमेटिसिटी। फेनॉल का इनॉल फॉर्म के ज्यादा स्टेबल होने का कारण एरोमेटिसिटी। व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर ऑल इनॉल फॉर्म्स? कोई भी इनॉल फॉर्म को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? कौन सा? फेनॉल। कोई सा भी इनॉल फॉर्म है दैट गिव्स colored complexes with neutral FeCl3. Phenol forms violet color complex with neutral FeCl3. तो कोई सा भी इनॉल फॉर्म होगा that will give colored complexes with neutral FeCl3. तो हम यहां पे देख रहे थे एक्सेप्शंस जहां पे इनॉल फॉर्म भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसका एक एग्जाम्पल तो हो गया फेनॉल। दूसरा जो कॉमन एग्जाम्पल है बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। यहां पर भी इनॉल फॉर्म इज कंपैरेटिवली स्टेबल।
बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप्स। एक कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में दूसरे कार्बोनिल का पोजीशन बीटा। ठीक है। अब यहां पर जो CH2 वाले हाइड्रोजन्स होंगे बीटा डाइकार्बोनिल में, जो कार्बोनिल ग्रुप के बीच वाला CH2 वाला हाइड्रोजन होगा, दिस विल बी हाईली एसिडिक। या हाईली एसिडिक क्यों होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा और वो H+ के फॉर्म में आसानी से बाहर निकल सकता है। तो ये CH2 वाला जो हाइड्रोजन होगा, दिस विल बी हाईली एसिडिक। तो अब इसका आप माइग्रेशन करा सकते हैं फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा हमारे पास, माइग्रेशन हम इधर भी करा सकते हैं, इधर भी करा सकते हैं। ये बन गया, ये हो गया इसका इनॉल, ये हो गया कीटो। अब बताइए यहां पर इनॉल फॉर्म के ज्यादा स्टेबल होने का क्या कारण है? क्या दिख रहा है आपको? एक सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन आ गया, वेरी गुड। ऑल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मतलब कॉन्जुगेशन आ गया, और कॉन्जुगेशन आ गया मतलब रेजोनेंस होगा। सो हियर द इनॉल फॉर्म विल बी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। और कुछ? हाइड्रोजन एक बार किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। तो यहां पे साथ में क्या हो जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कोई भी एडिशनल बॉन्ड अगर बन गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में इनॉल फॉर्म के स्टेबिलाइज होने का कारण क्या क्या है? एक तो रेजोनेंस और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात आई समझ में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हो जाएगा अब आप लोगों से, तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चे आप लोग। और आज से कल आप लोग को डीपीपी का हार्ड कॉपी मिला था, नहीं मिला था? हाँ, ऐप तो 1-2 दिन लगते हैं स्टार्टिंग में। आज से आप लोग को हार्ड कॉपी जरूर मिल जाना चाहिए सबको, ठीक है? क्यों, टाइम हो गया क्या? अभी है ना, 5 मिनट बहुत है। किसी का कोई क्वेश्चन? अनन्या, घर पे टाइम मिल पा रहा है बच्चे पढ़ने का? कोई टेस्ट दिया है आपने नीट से रिलेटेड? कंप्लीट सिलेबस कोई टेस्ट दिया है? नहीं दिया। किसी ने भी यहां पर नहीं दिया है अभी? पहले टेस्ट से ही मुझे दिखना चाहिए। क्या बोला है मैंने? यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब मेडिकल कॉलेजेस में चाहिए इसी साल। ये जिस किसी के भी मन में अगर होगा कि अभी ये वाला अटेम्प्ट तो मैं टाइम पास के लिए दे रहा हूँ, ड्रॉपर में पूरा ज़बरदस्त रूप से मैं तैयारी करके अगले साल टॉप करूँगा, तो ये ख्यालात तुरंत निकाल देना है। इसी साल जो करना है इसी अटेम्प्ट के लिए करना है। पहले 45 दिन बहुत हैं, कुछ नहीं है इस एग्ज़ाम में।
बस मैं इतना आपसे बता देता हूं कि पीवाईक्यू भी अगर आप कर लेंगे पिछले 5 साल का पीवाईक्यू कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, उसी से बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां पे अब शारीरिक मेहनत की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना है आपको। पढ़ने से पहले ये सोच लेना है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आज की क्लास में तो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंसंट्रेट किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, क्योंकि एक क्लास कम से कम चाहिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है एंड दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में तो है ही, साथ साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहां से आपके दो जगह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो कल की पूरी क्लास हमारी लग जाएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। कल स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही करेंगे अंडर GOC 1, ठीक है? हाँ, नॉमेनक्लेचर, बस कुछ जितना हो पाया था एक क्लास में, बस नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर साथ साथ में आगे करते रहेंगे। केमिस्ट्री में विल नॉट रश थ्रू द टॉपिक्स, उतना ही पढ़ें जिससे आप क्वेश्चंस 100% कर पाएं, तभी फायदा है ना। अब कहने को मैंने पूरा सिलेबस करा दिया मगर आपसे एक भी क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, तो उसका क्या फायदा है? तो जो पढ़ें उस टॉपिक का नेट तो छोड़ दीजिए, IIT एडवांस तक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएं, यही हमारा टारगेट है कि उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएं उसमें। तो मेरा बस एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लें, PYQs। किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तभी करना है, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन नहीं। उसके लिए आपको DPPs मिल रहे हैं, तो DPP वाले क्वेश्चन कीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस, उसमें से जो जो नहीं हो रहा है वो बताइएगा। नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आया है अभी। चलिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीज पे हम लोग को बिल्कुल दिमाग लगाना है यहां पे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने देखा ज्योमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मेशनल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यही पढ़ना है। अब कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? किस केस में हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन बदल गया और किस केस में हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया? एंगल चेंज होता है कॉन्फॉर्मेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में चलिए बिल्कुल आसान सा मैं आपको बता दूं यहां पर। आप मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हूं, देख रहे हैं बच्चे? हाँ, लास्ट कौन बच्चा है? क्या नाम है आपका? मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हूं, ये मेरे दोनों हाथ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है? अब अभी के रेस्पेक्ट में अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर गया तो क्या हो रहा है यहां पर? ओरिएंटेशन स्पेस में चेंज कर गया, और ये ओरिएंटेशन चेंज कर गया मतलब डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर मिल गया। और ये चेंज सिर्फ किसके कारण से हुआ है? ड्यू टू रोटेशन। तो सिर्फ रोटेशन के कारण अगर स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज कर जाए तो वो हो जाएगा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। मगर यहीं पर अब मैं आपसे बोल दूं कि एक काम कीजिए, मेरे राइट हैंड की जगह पे मेरा लेफ्ट हैंड फिट कर दीजिए और लेफ्ट की जगह पे राइट फिट कर दीजिए। कैसे करेंगे बच्चे बताइए थोड़ा? राइट हैंड की जगह पे लेफ्ट हैंड लगाना है, लेफ्ट की जगह पे राइट लगाना है, कैसे करेंगे? सोचिए कैसे करेंगे? हाँ,
सबसे पहले तो काट के अलग करना पड़ेगा, सर्जरी वगैरह फिर करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। फिर से स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज किया ग्रुप्स का, मगर यहां पर कब पॉसिबल हो पाया? जब आपने बॉन्ड को तोड़ दिया। अब यहां पे जो चेंज हुआ, दिस इज कॉन्फिगरेशनल चेंज। तो कॉन्फिगरेशनल चेंज के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? बॉन्ड का टूटना जरूरी है। बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक कॉन्फिगरेशन में चेंज नहीं हो सकता, मगर कॉन्फॉर्मेशन में कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओनली हेयर फ्री रोटेशन विल टेक प्लेस। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स में फ्री रोटेशन सिर्फ किस में होता है? सिग्मा। पाई बॉन्ड एक बार आ गया, दैट रेस्ट्रिक्ट्स फ्री रोटेशन। अब जैसे सपोज मैं एक यहां पर लिख देता आपके सामने, एक ये है सिस और एक मैं लिख दूं यहां पर ट्रांस। अब सिस से ट्रांस में जाना है आपको, मतलब ये वाले ग्रुप को रोटेट करना है। जब तक ये पाई बॉन्ड है तब तक रोटेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो पहले तो पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर रोटेशन होगा, फिर जब पाई बॉन्ड आएगा तो वापस ये कंपाउंड बनेगा। तो सिस से ट्रांस में जाने के लिए या ट्रांस से सिस में जाने के लिए कंडीशन क्या है? पहले बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो ये दोनों किस तरीके का आइसोमर होंगे? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। बात आई समझ में? चलिए अब आप लोग एंजॉय कीजिए।